राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद और लेखक कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर हैं। जाने माने शिक्षाविद और लेखक कृष्ण कुमार का जन्म इलाहाबाद में हुआ और उनकी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुई। उनकी मां प्रधानाचार्य थीं और पिता वकील। सागर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण कुमार टोरंटो विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां से उन्होंने एजुकेशनल थियरी में पीएचडी हासिल की। एक दौर के प्रतिष्ठित साप्ताहिक दिनमान में नियमित लेखन करते हुए वो दिनमान के संपादक रघुवीर सहाय के संपर्क में आए और ये सामीप्य उनके लिए कई अर्थों में अविस्मरणीय रहा। रघुवीर सहाय की ही संकल्पना को साकार करते हुए कृष्ण कुमार ने स्कूलों में होने वाली प्रार्थनाओं का संकलन किया और उनके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रार्थनाओं के प्रभाव पर अपनी निष्पत्तियां प्रस्तुत की। कृष्ण कुमार नियमित रूप से अखबारों, पत्रिकाओं और शोध पत्रों में विचारपरक लेख और टिप्पणियां भी लिखते रहते हैं। उनकी लिखी किताबों में शिक्षा संबंधी निबंधों के अलावा अनेक विषयों पर लिखे निबंध, कहानियां और बच्चों की किताबें भी शामिल हैं। हाल ही में आई उनकी किताबें चूड़ी बाजार में लड़की और पूरियों की गठरी काफी सराही गई है। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर कृष्ण कुमार एक प्रखर विचारक, सिद्धांतवेत्ता और कुशल वक्ता हैं। साल 2004 से 2010 के बीच वो एनसीईआरटी के निदेशक भी रहे, जहां नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में उनकी निर्णायी भूमिका ने शिक्षा के परिदृश्य पर अनेक महत्वपूर्ण चिन्ह छोड़े हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने उन्हें मानद डी लिट से विभूषित किया है। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी। नमस्कार। हमें बताइए कि पहला सवाल मैं आपसे ब्रेख्त की उस एक कविता जिसका कुछ आशय इस तरह है, उसको उद्धृत करते हुए मैं आपसे करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो जगह मुझे पसंद नहीं है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह भी मुझे पसंद नहीं है। फिर भी मैं क्यों इतनी बेचैनी से ड्राइवर को पहिया बदलता हुआ देख रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया की जितनी खराबियों को या उसकी संभावनाओं को अब तक आपने आंका और समझा है, उसमें ये सब कुछ करते हुए आपको कैसा लगता है कि चीज़ें आपके करने से कुछ बदलती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, आपने जिस कविता का सहारा लिया उससे जो एक ख्याल मेरे मन में आया वो कुछ इस तरह से है कि जिस दौर में किसी का जन्म होता है या जिस दौर में उसकी शुरुआती परवरिश होती है, वो एक तरीके से उसके स्वभाव में आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में कोई अनोखा नहीं हो सकता कि आज़ादी के बाद के शुरू के 5-7 सालों में जिन लोगों का जन्म हुआ, उनमें से बहुत से लोगों के साथ शायद ये बात रही होगी या आज तक बनी आई होगी कि जिसको बच्चन ने कहा है ना कि कलकत्ते की ओर चले थे पहुँचे जाकर जैसलमेर। आशा ये है कि उस दौर में जब 50 के दशक में, 60 के दशक में इतनी ज़्यादा एक तरफ उम्मीदें थीं और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ कदम पड़ते थे वहाँ लगता था कि उन उम्मीदों को साकार करने वाली परिस्थितियाँ बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उस वक्त का एक गाना भी मुझे आपकी बात सुनकर याद आया, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। तो ये जो पूरा दर्शन है कि किस्मत बनाने से बनती है, और उसी गाने में एक पूरा नक्शा भी था जिस दिशा में चीज़ों को बनाना
कम से कम एक विमर्श के तौर पर तो ज़रूर कानों में बार बार पड़ता था। वो ये कि एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें ना सुखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा। तो उस पैमाने से जब आप कहिए कि बहुत से लोगों का बचपन शुरू हुआ, तो ज़रूर किशोरावस्था तक आते आते बहुत सी चीज़ें, जिसको आप कहते हैं किशोरावस्था की एक विशेष निराशा होती है या एक तरह की विशेष बेचैनी होती है, उसमें बदल गई। और एक तरह से उस दौर में मुझे आदत पड़ गई उस मूड में रहने की। तो इसलिए आपने जो बात पूछी उसका संक्षेप में उत्तर यही है कि मैं कतई निराश नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें गलत होती दिखती हैं। कई बार लगता है कि मुश्किलें और बढ़ेंगी, चीज़ें और बिगड़ेंगी, तभी सुधरने का रास्ता पैदा होगा। और दूसरी तरफ ये भी लगता है कि हाँ, जिन परिस्थितियों का निर्माण किया जाना है वो परिस्थितियाँ दरअसल कहीं ज़्यादा लंबा समय मांगती हैं किसी समाज के इतिहास में, खासकर जब उसने एक नई शुरुआत की हो, जैसे कि भारत जैसे बहुत पुराने समाज ने एक नई शुरुआत मुश्किल से 100-150 साल पहले की है। ये सारा 19वीं सदी का मामला है। तो इसलिए आज़ादी से अगर गिने तब तो वो शुरुआत अभी सुबह के कोई 7-7:30 बजे हैं। अभी पूरा दिन पड़ा एक तरह से देखें आप। तो निराश होने जैसा शब्द तो इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, समय समय पर ज़रूर एक बेचैनी निश्चित होती है कि आदमी अपने ही जीवन काल के संदर्भ में जब इतिहास को देखने या भविष्य को समझने की कोशिश करता है, तो ऐसे कमज़ोर क्षणों में ज़रूर आप कह सकते हैं कि हाँ, एक चिंता होती है कि अभी हमें और किस किस बात से गुजरना होगा। ये जो आपने किशोरावस्था की बात की, वो सचमुच एक ऐसा मोड़ होता है कि जहाँ पर एक और फिर जिस आज़ादी के 4-5 वर्षों में के बीच में जन्म लेने वाले लोगों की बात जिसमें खुद आप हैं, तो वो कौन सा ऐसा आदर्शवाद और वो किन परिस्थितियों में और कहाँ पर पैदा हो रहा था जहाँ आपका किशोरावस्था का समय गुजर रहा था? देखिए, मैं एक छोटे शहर का, आप कह लीजिए कस्बे का निवासी मूल रूप से हूँ। और उसके छोटे से संसार में मुझे संसार को समझने का उस समय में जब संस्कार बन रहे होते हैं मौका मिला। तो उस छोटे से संसार में कह लीजिए दोनों तरह की चीज़ें थीं उस दौर में। एक तरफ जिसको आप कहें कि गांधी की छटा कई लोगों में थी, और दूसरी तरफ जो कस्बे की घुटन होती है वो भी हमारे माहौल में थी। जैसे मुझे याद पड़ता है, हमारे प्राइमरी स्कूल में एक हमारे स्थानीय नेता जो उस समय सर्वोदय के या विनोबा भावे के साथ जुड़े हुए थे, उनका काम देखते थे, तो उन्होंने ऐसी बात कही। छोटे बच्चों से बोलने की बातें करने के लिए बहुत से लोग आया करते थे वैसे भी, पर जिस दिन वो आए, मैं याद कर रहा हूँ, स्वर्गीय प्रेम नारायण खरे हमारे यहाँ एक नेता थे, उनको सर्वोदय के नेता थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों से कहा कि देखो, ऐसा है कि तुम लोग तो सेकंड की सुई हो, तो बताएं क्या इसका मतलब है। तो हम लोग बड़े उत्सुक थे जानने को। बोले, तुम लोग इधर उधर फुदकते हो, चंचल हो, इसी से तो फिर अंत में घंटे की सुई आगे बढ़ेगी। जो देश है उसमें ये 3 सुइयां हैं, तो आप लोग सेकंड की सुई हैं। तुम जितना चंचल होगे, जितनी तुम में रफ्तार होगी, जितनी तुम हरकतें करोगे, उससे फिर मिनट की सुई पे थोड़ा असर पड़ेगा, और फिर वो जब आगे बढ़ेगी तो फिर घंटे की सुई पे आगे से, तब दुनिया को लगेगा कि हाँ, वक्त बदला है। तो अब ये जो एक उस तरह का विमर्श है जो आप कह लीजिए जिसमें गांधी की आहट है कि एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ी मुहिम है, उसमें तरह तरह के लोग जब जुड़ते हैं तो कोई एक पैमाना नहीं होता जिसके आधार पर आप ज़िंदगी को आंक सकें। और इसलिए उस माहौल में निश्चित रूप से कई तरह की आप कहिए कि वैचारिक पूंजी और भावनात्मक पूंजी तो थी ही, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा एक घुटन भी थी। जैसे अभी हाल में जो एक किताब सबसे हाल में मेरी आई है, उसके जरिए मैंने उस बहुत सी घुटन को दोबारा एक तरह से जब देखा, महसूस किया, तो मुझे लगा कि मैं उससे कैसे बच गया। और वो थी वो घुटन जो केवल एक लड़की महसूस कर सकती है कस्बे में। ये किताब मैंने अपनी बहन को समर्पित की है, क्योंकि बचपन में, किशोरावस्था में
इंसान इतना डूबा रहता है अपनी ही ख्यालों में, और मैं समझता हूँ लड़कियों को लेकर के तो शायद हम जिंदगी भर डूबे रहते हैं, ये सोच नहीं पाते हैं कि वो किस तरह उसी संसार में जीती हैं, लेकिन वो जगत उनके लिए अलग होता है। तो वो कस्बे की घुटन मुझे अब नए सिरे से प्रेरणा देती है समझने की, और ये भी जानने की कि वो एक कितनी बड़ी, वो भी एक ऐसी चीज़ है। ये कौन सा कस्बा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, अब तो वो एक शहर हो गया है, हर जगह एक शहर हो गई है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर, झांसी के करीब। तो ये वहाँ की एक तरह से स्मृति है। आपका ज़्यादातर बचपन का वक्त टीकमगढ़ में गुजरा है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन पैदा आप शायद टीकमगढ़ में नहीं हुए हैं? पैदा मैं इलाहाबाद में हुआ, जी हाँ, लेकिन जब मैं बहुत ही छोटा था तो मेरी माँ को इलाहाबाद छोड़ के टीकमगढ़ जाना पड़ा। वहाँ सरकारी नौकरी में थी वो, एक लड़कियों के स्कूल की पहले हेड मिस्ट्रेस थी, फिर प्राचार्य बन गई थी। तो वहीं मेरा ज़्यादातर बचपन वहीं बीता, बचपन और किशोरावस्था। पिता? मेरे पिताजी वकील थे और वहीं टीकमगढ़ में उन्होंने वकालत की। और आप लोग कितने भाई बहन? बस मेरी एक बहन है, वो मुझसे 5 साल बड़ी हैं। अच्छा। जी हाँ, जिनको ये किताब समर्पित है वो मेरी बड़ी बहन है। तो इस तरह आप इस क्षेत्र में कैसे आए होंगे? अब उस क्षेत्र को जो भी आप नाम देना चाहें, उसमें एक दो तरह की आप कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ, प्रेरणाएं, जो भी आप कहें। एक तो क्षेत्र है मेरी भाषा का या लेखन का, जिसको मैंने हमेशा ही अपनी नौकरी के बराबर या नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, और उसके लिए तो मैं निश्चित रूप से श्रेय अपने अध्यापकों को दूंगा, जिन्होंने मेरी भाषा पर इतनी मेहनत की और उसको एक लायक बनाया कि वो इस बहुत ही इस दुनिया के जंजाल को व्यक्त करने की कोशिश कर सके। हिंदी मुझे कुछ बहुत अच्छे एक 2 अध्यापकों से पढ़ने का जो अवसर मिला टीकमगढ़ में, वो एक बहुत निराला अनुभव था। और उसके बाद अंग्रेज़ी भी मुझे एक बहुत ही निराले प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिला सागर विश्वविद्यालय में। तो इन अध्यापकों ने मेरी भाषाओं को, मेरी 2 ही भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी, उन दोनों को संवारा। और इसलिए जिस आपने पूछा जिस क्षेत्र में आप हैं, तो उसमें तो मैं दरअसल अपने अध्यापकों की ही ये देन है कि मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि कोई ऐसा विचार हो सकता है या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसको व्यक्त ना किया जा सके। बस मेहनत का सवाल है, और मेहनत से आशय लेखन में एक ही होता है कि आप उसको संवारें, उसका संपादन करते चले जाएं जब तक वो निखर ना जाए, मंज ना जाए। तो उस तरह से देखें आप, तो मुझे 1-2 और लोगों का भी सहारा मिला। जैसे बचपन में मैंने संपादकों का सहारा, जिसको आप कहें, एक पत्रिका हमारे स्कूल में आती थी पुरोधा करके, जो पौंडीचेरी के अरविंद आश्रम से आती थी। उसके संपादक थे रविंद्र जी। किसी वजह से मेरी बिल्कुल ही अटपटी किस्म की रचनाएं जो मैं स्कूल में रहते हुए उनको भेजता था, वो पता नहीं उनको इतनी पसंद क्यों आई कि उन्होंने एकदम मेरी भाषा पर काम करना शुरू कर दिया, और एक तरह का पत्राचार विद्यालय उन्होंने मेरे लिए खोल लिया। आगे चल के मुझे रविंद्र जी के साथ जिस तरह से काम करने को मिला था, उसी तरह रघुवीर सहाय के साथ काम करने को मिला, और नारायण दत्त, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है, जो नवनीत के संपादक थे। तो रघुवीर सहाय और नारायण दत्त में संपादन को लेकर जो दृष्टि थी, वो मुझे कई वर्षों तक उनसे सीखने को मिली। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये लोग मेरे एक तरह से अध्यापक ही थे। और दूसरी बात आप पूछ रहे हैं अगर अध्यापन की, मैं मूलतः एक नौकरी के तौर पर अध्यापक हूँ, और शिक्षा में मेरी खास या एक लेखन के क्षेत्र में कहें आप, तो शिक्षा को ही मैंने अपना लेखन का क्षेत्र बनाया। हालांकि मैं कहानी भी लिखता हूँ और संस्मरण इत्यादि भी लिखता हूँ, लेकिन इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि मेरी माँ का एक स्कूल की प्राचार्य होना, और एकदम बचपन से मेरा उस स्कूल में इतना ज़्यादा आना जाना होना, उनके ऑफिस को, उनके ऑफिस की ही कह लीजिए आपके एक मेरी खेल भूमि है एक तरह से। जब मैं स्कूल में खुद हूँ, जब कक्षाओं में नहीं हूँ तो मैं उनके ऑफिस में होता था, तो मैंने बहुत सा शिक्षा जगत उनके साथ समझा, और इसलिए
जब मैं आगे चल के जब मैंने शुरू किया शिक्षण, तो कुछ ही वर्षों बाद मुझे लगा कि मैं अंग्रेज़ी का शिक्षक बहुत समय नहीं रह पाऊँगा। शुरुआत मैंने अंग्रेज़ी की व्याख्याता पद से की थी यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली में। लेकिन फिर कुछ वर्ष बाद ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये जिसको आप शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इसको अपनाना होगा। और फिर इसकी पढ़ाई मैंने की और अंत में फिर इसमें लिखने का भी मुझे मौका रघुवीर सहाय ने बहुत दिया। दिनमान के जो शुरुआती मेरे वर्ष हैं 70 के दशक के शुरू में, उस दौर में मैं समझता हूँ कि हिंदी की इन दोनों धाराओं में एक तरफ दिनमान का लेखन जो कि मुझे शिक्षा में और गहराई तक ले गया और नए नए तरह के विषयों पर उन्होंने मुझे लिखने को कहा भी और मेरा लिखना सहा भी और इतनी खुशी से सहा कि मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक मुद्दा है। जैसे कि अब गरीब बच्चे कैसे बिना खिलौनों के खेलते हैं, दिनमान ने इसको अपनी कवर स्टोरी बनाया, तो मुझे लगा कि ये तो एक बिल्कुल नई दुनिया है। या कि स्कूल की प्रार्थनाओं पर मुझसे एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण करवाया और फिर 300-400 प्रार्थनाओं का विश्लेषण करवाया। तो उस सबसे शिक्षा में मेरी पैठ बनी, इसके पहले कि मैं उसमें PhD वगैरह करता। और दूसरी तरफ उसी दौर में कहानी का एक आंदोलन हिंदी में जन्म ले रहा था। हालांकि मैं उससे बहुत नहीं जुड़ पाया। कमलेश्वर का जो आंदोलन था, मामूली आदमी की कहानी या उस समय की सारिका, निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से उसमें बैठा तो नहीं, क्योंकि उसके पहले ही मैं एक अलग तरह की कहानी लिख रहा था। लेकिन निश्चित रूप से उस माहौल को जीते हुए मेरे ऊपर आप कह सकते हैं कि एक तरह की छाप तो उसकी रही ही। तो इसी तरह मैं श्रेय दूंगा कि ये श्रेय नहीं, मतलब इसको श्रेय कहना ही व्यर्थ है। होता क्या है कि देखिए, जिस भी माहौल में आप जीते रहते हैं वो आप में समा जाता है। तरह तरह से आप उसको व्यक्त करने लगते हैं, आप खुद उस माहौल के प्रतिनिधि बन जाते हैं, आप खुद एक माहौल बन जाते हैं, आप कह लीजिए। तो उस तरह से कहिए तो 70 का दशक मेरा माहौल बन गया। एक तरह का देखेंगे कि एक विशेष सर्किल है जिसकी बात आप भी कई बार करते हैं कि खुद अध्यापक जिन चीज़ों का बैगेज लेकर जैसी उसकी कंडीशनिंग हुई है वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड अपने छात्रों में करता है और वो छात्र फिर अपने, ऐसे में अगर आप जैसे अपवादों को छोड़ दें और ख़ुद आप ही की प्रस्थापना जिसमें आप शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए या शिक्षा की राजनीति की बात करते हुए समाज में जो जटिलताओं के जो दायरे हैं उनको आप वहाँ से ही निकलता हुआ पाते हैं। जैसी शिक्षा की बुराइयाँ हैं वो वहाँ परकुलेट करके जाती हैं। ऐसे में सिर्फ अपवाद के रूप में हम पाते हैं कि आप या आप जैसे दूसरे लोग जिनको अपनी माँ से या ऐसे अध्यापकों और ऐसे परिवेश के कारण एक अच्छा अध्यापक बनने का मौका मिला, नहीं तो बाकी सारे लोग उसी विशेष सर्किल का हिस्सा हैं। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, मैं सोचता हूँ कि हम लोग आज जिस परिस्थिति में हैं उसमें हम बहुत कुछ भूल गए हैं। जिन दशकों को हम याद कर रहे हैं उन दशकों में अभी अध्यापन का पेशा इतना लहूलुहान नहीं हुआ था जितना वो आज दिखाई देता है। आज तो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुहिम चल पड़ी है भारत के समाज में अध्यापक को बदनाम करने की, और जैसे शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन, उसके औपनिवेशिक चरित्र इत्यादि से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है या कोई असहमति नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक अध्यापन के पेशे का सवाल है, इस पेशे में ये एक नया दौर है कि नया जो उभरता हुआ नवधनिक मध्य वर्ग है वो अध्यापन को एक बिल्कुल एक नाचीज़ एक जगह देता है और पूरी व्यवस्था भी उससे लड़ रही है एक तरह से। मैंने अभी हाल में एक लेख भी लिखा है कि भारत दरअसल एक तरह का युद्ध लड़ रहा है जिसमें राज्य बिल्कुल सेनापति की भूमिका में है और ये युद्ध अध्यापक से लड़ा जा रहा है, उसके पेशे से, उसकी अस्मिता से, उसके काम से। और इसमें बहुत तरह की शक्तियाँ, जिनमें से कुछ शक्तियाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिसको आजकल बोलते हैं वैश्वीकरण, उसकी शक्तियाँ भी हैं। लेकिन स्वयं भारत के भीतर बहुत सी शक्तियाँ अब सक्रिय हैं। लेकिन ये स्थिति जिसको आप आज एक अपवाद स्वरूप बोल रहे हैं अध्यापकों की, ये स्थिति आज़ादी के आंदोलन के पहले
और आज़ादी के आ जाने के बाद कम से कम 20-30 साल तक नहीं थी। और अध्यापन का पेशा बहुत से ऐसे युवाओं को आकर्षित करता था जो इसकी हैसियत की कमी, तनख्वाह की कमी के बावजूद इसमें अपनी ज़िंदगी के कई अरमान देखते थे और जुड़ते थे युवाओं से। और उस समय के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, समय के स्कूलों में, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में भी आपको हर एक स्कूल में ऐसे 2-3 जिसको आप अपवाद कह रहे हैं मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ बहुत ख़राब अध्यापक भी थे उस समय भी, ऐसी बात नहीं है। और वो समस्याएं तो शिक्षा व्यवस्था के साथ लगातार बनी रही हैं, प्रशिक्षण के क्षेत्र में इत्यादि। पाठ्यक्रम को बहुत ही गलत ढंग से बनाने की को लेकर जो समस्याएं पैदा होती हैं अध्यापक के लिए, कि अच्छा अध्यापक भी कुछ खास नहीं कर पाता। लेकिन अच्छा अध्यापक एक अपवाद नहीं था, ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा। और वो अपवाद बनना शुरू हुआ है 80 के दशक में। और जब हम इधर के 20-25 सालों की बात करते हैं तो बाकायदे एक जंग चल रही है जिसमें अध्यापक का कोई स्थान ही अब नहीं है हमारे नए समाज में। और तरह तरह से उसको सताया जा रहा है, या उसकी जो परिस्थितियां हैं उनको अनदेखा करके सिर्फ उसको एक व्यक्ति के नाते आलोचना का पात्र बनाया जा रहा है, जबकि वो एक व्यवस्था का अंग है। और उस व्यवस्था का अपना चरित्र जिस तरह से बन रहा है उसको समझे बगैर सिर्फ अध्यापक को सूली पर नहीं लटकाया जा सकता। लेकिन आप कह रहे हैं कि अध्यापक के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है, जबकि हम देखते हैं कि वहीं कुछ ख़ास तरह के स्कूल उनको लेकर एक उत्सव जैसा है, जैसे कि जिनके पास अपार धन है और सामाजिक हैसियत है, उनके पास चुनाव है कि वो ऋषि वैली जैसे स्कूल या मदर्स इंटरनेशनल जैसे या जो भी वैकल्पिक स्कूलिंग, लेकिन उस वैकल्पिक स्कूलिंग के साथ साथ भारी मात्रा में धन भी देने को तैयार हैं। तो इस विरोधाभास को हम कैसे समझें कि एक तरफ अध्यापक के खिलाफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ अध्यापक और उसके इस वैकल्पिक स्कूल को अपार सहयोग भी मिल रहा है? देखिए, ये तो आपको इसमें भारत का, जिसको मैं एक दूसरा विभाजन कहता हूँ, वो समझना पड़ेगा। एक विभाजन तो इतिहास का हिस्सा है जो आज़ादी के साथ हुआ, लेकिन एक दूसरा विभाजन है जो 70 के दशक में जिसके बीज पड़ने लगे थे और जो बाकायदे 80 के दशक के उत्तरार्ध तक आते आते हो गया। और वो हुआ इस हमारे समाज के मध्यम वर्ग का एक तरह से समाज से अलग होने का प्रयास। और ये प्रोफेसर यशपाल इसको बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते रहे हैं कई बार अपनी बातों में, कि जैसे हम अब भारत में रहते हुए भारत से अलग रहेंगे। और ये सिर्फ अध्यापक या शिक्षा के मामले में नहीं हुआ है, ये बस्तियों के मामले में हुआ है। डाक, पानी, सड़क, हर चीज़ की व्यवस्था में आप देखिए तो एक वर्ग है जो रहता भारत में है और काफ़ी बड़ा वर्ग है ये। अब उसकी तादाद मतलब कम से कम भारत का आप कह सकते हैं कि 5-7% तो वो है ही, और उसका अर्थ ही है कि 8-10 करोड़ उसकी जनसंख्या है जो भारत में रहते हुए भारत के यथार्थ को अपने ढंग से अपने लिए बनाता है और रात होने पर अपनी कॉलोनी में बाहर गेट पर ताला लगा देता है, जो साधारण पानी नहीं पीता, जो डाक से अपनी चिट्ठियां नहीं मंगाता, जो किसी भी तरह से अब निर्भर नहीं है सार्वजनिक जीवन पर या सार्वजनिक सुविधाओं पर। तो उसके तहत अगर शिक्षा की ऐसी व्यवस्था भी है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो युद्धग्रस्त स्थिति है अध्यापक की, उसमें बहुत से अध्यापक अगर उस दुनिया को का वर्णन करें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो जीना है। और एक अध्यापक, एक युवा जिसमें अध्यापक बनने का अरमान आज भी है और चाहता है वो साथ में एक सम्मानजनक जीवन जीना भी, तो वो उन शर्तों पर बर्दाश्त कर लेता है कि हाँ, अगर कोई स्कूल मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहा है तो मैं यहाँ 20-30 साल अगर अपने गुजार लूँ और बच्चों के साथ मुझे काम करने में अच्छा लगता है। तो जिनको आप कह रहे हैं वैकल्पिक स्कूल, या वैकल्पिक स्कूल तो फिर भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन इस समय तो बाकायदे किलेबंद स्कूल हैं, जिसे अब नई जो इसको आप चेन स्कूल्स कहते हैं, जो कि नए स्कूल खुल रहे हैं, 100-200 की चेन्स हैं पूरे देश में उनकी।
तो वो अपने आप को पूरी तरह से एक फ्रेंचाइज के रूप में प्रसारित करते हैं, एक ब्रांड है उनका। और उसमें अध्यापक को भी एक उनकी चीज़ की तरह से उसकी तस्वीर छापी जाती है कि हमारे यहाँ ये अध्यापक हैं, और विज्ञापन उसका दिया जाता है। तो अध्यापक को ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्योंकि उसको भी जीना है। लेकिन ये जो परिस्थिति है ये एकदम नई है, और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह का विभाजन है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसको अभिव्यक्त करती है वो तो भाषा ही है। और जो लगातार इधर के 30-35 वर्षों में हमारे समाज के इस बंटवारे को व्यक्त करती है। इस समय जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये इलाका दरियागंज के उत्तर में है। अगर आप दरियागंज के दक्षिण में चले जाएं तो फिर आपके लिए हिंदी की किताब ख़रीदना भी दूभर हो जाएगा। आप फ्लिपकार्ट से ही ख़रीद पाएंगे, या हिंदी की कोई पत्रिका भी आपको खान मार्केट से लेकर साकेत तक, गुड़गांव तक कहीं नहीं मिलेगी अगर आप ख़रीदना चाहेंगे। अंतिम मौका आपके पास तभी है जब आप कश्मीरी गेट से गुजर रहे हों या दरियागंज पहुंचने से पहले ख़रीद लें। तो इस शहर का बंटवारा देखें, या अगर आप इस तरह किसी भी शहर का बंटवारा देखें कि कहाँ कहाँ आप किस भाषा में बात कर सकते हैं, किस भाषा में लोग आपको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इससे बड़ा क्या प्रतीक हो सकता है, क्या प्रमाण हो सकता है। तो इसी संदर्भ में शिक्षा को देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कोई अलग से उगने वाला फूल नहीं है, वो इसी आबोहवा में खिल रहा है। तो चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो भाषा का सवाल हो, और अध्यापक के सामने जो आपने चुनौतियाँ बताई अध्यापन के सामने, इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। बहुत ही दिलचस्प बातों का ये सिलसिला। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम दर्शकों से इजाज़त लेते हैं। कृष्ण कुमार के साथ बातों का ये सिलसिला जारी है। बातचीत का अगला हिस्सा देखिए अगले प्रोग्राम में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। जैसे मुझे याद है 1968 में मैं कभी दिल्ली तब तक नहीं आया था, लेकिन राग दरबारी एक किताब आई, और मुझे समझता हूँ कि पूरी हिंदी पट्टी में न मालूम कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये वो किताब है जो हमारी बात कह रही है, और इसलिए वो रुचि का विषय बन गई, सबको पसंद आने लगी। लगा कि इसको जिस आदमी ने नहीं पढ़ा उससे बात कैसे की जाए, जिसने इस तरह के वाक्य नहीं पढ़े। जो थोड़ी देर पहले आपके एक प्रश्न से मुझे याद आ रहा था कि उसमें एक पात्र दूसरे से कहता है कि जब से तुम पढ़ लिख गए हो, पढ़े लिखों जैसी बातें करने लगे हो। आज तक ये वाक्य मुझे अपने छात्रों के साथ बात करते हुए बड़ी मदद करता है कि किस तरह श्रीलाल शुक्ल ने ऐसी अनेक चीज़ों को उस किताब में व्यक्त किया।